सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन योर फेवरेट चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला आईक्यू। सर आज की वीडियो के अंदर जो है वाइवा क्वेश्चन जो थे कि हमारी सीरीज ऑलरेडी चल ही रही थी और यार सारी की सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे या तो आ चुकी होंगी या फिर आने वाली होंगी। तो यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो को लाइक नहीं करा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करा है, तो यार फटाफट सब कुछ कर दो यार, क्योंकि अगर तुम लाइक करते हो या सब्सक्राइब करते हो ना तो दिल से एक मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है। तो आपके लिए तब से दिल से काम हो रहा है यार, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज लेके आए हैं। तो यार इतना तो कर दो यार, अपने दोस्तों का शेयर कर दो ताकि कोई फेल ना हो जाए, ठीक है। एंड अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात टॉपिक के ऊपर कि अब इलेक्ट्रिकल साइंस के अंदर जो है जो बायो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या प्रैक्टिकल जो साइन होता है वहां से पूछे जाते हैं या फिर हमारे जो है जो हमारे को थ्योरी में से पूछे जाते हैं। तो यार देखो मेजोरिटी टाइम्स जो है आपके थ्योरी के अंदर से बायो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल साइंस के अंदर, ठीक है। तो थ्योरी के ऊपर फोकस रखना अपना, ठीक है। बाकी टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, अलग अलग टीचर का अलग अलग हो सकता है, बट मेजोरिटी केसेस में ये होता है कि आपके थ्योरी से पूछ लेंगे जो आपके वाइवा क्वेश्चन है। यार दूसरी बात जो है हमारे सर आ रहे होंगे अब पढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड एक और बात है, ये सर जो है ना ये नहीं है कि आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है तो स्टूडेंट से पढ़वा दिया। तो ये जो है ये एक सर हैं जो ऑलरेडी हमारे पेड बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं। जो हमारा हमने एक पेड बैच लॉन्च करा है आईपीयू के बच्चों का, जिनसे उनको जो है इधर उधर जाकर के अपना सर खराब ना करना पड़े, टॉपिक्स ना ढूंढने पड़े एक एक करके कि कहाँ से पढ़े, ये इतना दिमाग खराब ना करना पड़े, वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर पाए अपने पढ़ाई के लिए। तो इसके लिए एक पेड बैच बिल्कुल नॉमिनल सी फीस के साथ जो है हमने लॉन्च कर रखा है। एंड उसके ऊपर भी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो वो देख सकते हो तुम जाकर, अगर तुम्हारे को लेना है तो। बाकी ये सर वहीं पढ़ाते हैं एंड इन्होंने 4 बार गेट क्रैक कर रखा है, आईआईटी धनबाद से एमटेक कर रखी है, पीएचडी अभी कर रहे हैं, बहुत सारा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो ये नहीं है कि तुम्हारे लिए अगर फ्री में लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ बेकार कंटेंट कर रहे हो, तो बिल्कुल बढ़िया कंटेंट यार। फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनकी भी कुछ मदद हो जाए। अब सर आएंगे और इसके नोट्स तुम्हारे को अपना इंजीनियरिंग वाला ऐप पे मिल जाएंगे और तुमको कोर्स परचेज करना तो वहां से वहीं से जाके कर सकते हो। तो अब सर आएंगे, ठीक है। हाय, मैं श्यामल। अभी का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे शॉर्ट्स क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल साइंस का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल साइंस आपका 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 यूनिट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, मैशिन्स है आपका, ये मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, मैशिन्स है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, नेटवर्क्स है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, मतलब बहुत बड़ा एक चैप्टर है इसमें, बहुत बड़ा। इस सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा सिलेबस है, इसलिए इसका जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है जो आपका भाइवा में जनरली पूछा जाता है, भाइवा में आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन, भाइवा में आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, उसको आपको जवाब देना पड़ेगा इसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट। एंड आपका कुछ सेमेस्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं जो 2 नंबर 1 नंबर का रहता है ना, वो भी आपको कवर करनी होती है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, आपका जो टॉपिक्स है उसी टॉपिक को मैं उठाया, उसमें जो इंपॉर्टेंस टॉपिक उसको मैं उठाया, उसमें जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस जो होता है इन टॉपिक्स वाइज, मैं उसको यहाँ उठाने का कोशिश करूँ। जो रेड कलर के इंडिकेट है वो सब टॉपिक्स आपका है, वो सब टॉपिक वो आपको याद रखना है ना। टॉपिक आपको अगर याद रखेगी तो आपको उसका आंसर भी उस पर याद रहेगा, ठीक है। टॉपिक से आपको क्वेश्चन पकड़ सकते हो। आप क्वेश्चन कहाँ से भी बनाएगा सर ना, जो भी पूछने वाले वो बोलना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें हज़ारों क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे भी हो, मैं जो अभी लेक्चर बना रहा हूँ उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया हूँ हर एक यूनिट वाइज। एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगा मेरे को, मैं उसको उठाने की कोशिश किया हूँ, मैं उसी को यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, ठीक है। आप थोड़ा याद रखिएगा, मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो ये रेड कलर की जो चीज़ है वो सब टॉपिक्स है, वो सब टॉपिक्स है, उस सब टॉपिक को याद रखिएगा। तो उसको उसके अंदर जो येलो कलर का उसको मैं डिस्कशन करूँगा, वो आपको इजीली समझ में आएगी, ठीक। देखिए ये जो साइंस है, इलेक्ट्रिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट अगर शॉर्ट्स क्वेश्चन आपको अगर या फिर भाईवा में जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका अगर जवाब देना है तो उस सब्जेक्ट को पकड़ होना चाहिए। आपको पकड़ होने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। जो जैसे आप उस एग्ज़ाम देने के पहले जैसे पढ़ते हैं ना, कोई भी एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर होगा, एग्ज़ाम होगा, उसके पहले जो आप पढ़ते हो पूरा सब्जेक्ट को पढ़ते हो, इसलिए पूरा सब्जेक्ट को पढ़ते हो, पूरा सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हो, तब जाकर आप एग्जाम देते हो। इसलिए उसी तरह से पूरे सब्जेक्ट का अगर आप नॉलेज आपके पास है तो आप क्वेश्चन कहीं से भी पूछा इजीली जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलिए, ये जो लेक्चर मेरा है इसमें आपको हेल्प क्या होगा, नहीं हेल्प होगा आपको इलेक्ट्रिकल साइंस का ओवरव्यू, एक तरह से ओवरव्यू समझने को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको कि क्या क्या चीज़ है इसमें। इसका शॉर्ट्स क्वेश्चन कुछ जो है वो आपको ईजिली याद हो जाए, मैं जो याद कराने वाला हूँ ईजिली याद हो जाए, ठीक है। ये सब थोड़ा हेल्प मिलेगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए
पहला जो टॉपिक हमारा है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट है ना। एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट होता क्या है? देखिए एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, एक्टिव कंपोनेंट को हम लोग एनर्जी डोनर बोलते हैं, एनर्जी डोनर मतलब एनर्जी डोनर को एक्टिव कंपोनेंट और एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है यहाँ पे, एक सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आर एल एंड सी ये सब कंपोनेंट्स रहता है, जनरली कंपोनेंट्स रहता है कोई भी नेटवर्क में, ठीक है। इसमें भी कभी वोल्टेज सोर्स रहेगा, कभी करंट सोर्स रहेगा, फिर जनरेटर दिया रहेगा, है ना। तो ये जो वोल्टेज जो सप्लाई करता है, जो डोनेट करता है थ्रू द सर्किट को, है ना, जो वोल्टेज सप्लाई करता है, वोल्टेज डोनेट करता है थ्रू द सर्किट को, उसको एक्टिव कंपोनेंट कहा जाता है। एक्टिव नाम से पता चल रहा है एक्टिव है, जो डोनेट करता है। डोनेट करता है क्या? डोनेट करता है एनर्जी डोनेट करता है किसको? टू द सर्किट को, टू द सर्किट को। सर्किट का एनर्जी डोनेट जो करता है उसको एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव कंपोनेंट कहता है। उसका एग्जांपल क्या होगा? वोल्टेज सोर्स होगा आपका, करंट सोर्स होगा, जनरेटर होगा, है ना, जो वोल्टेज जनरेट करती है एंड सप्लाई करती है टू द सर्किट को, उसको एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव सोर्स या एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज एक्टिव एलिमेंट, व्हाट इज पैसिव एलिमेंट, तो इस तरह से आपको जवाब देना। पैसिव एलिमेंट्स कौन है? जो एनर्जी को रिसीव करती है, जो एनर्जी को रिसीव करती है उसको पैसिव एलिमेंट कहते हैं। रिसीव कौन करती है ना? आर रिसीव करती है ना, एल रिसीव करती है, सी रिसीव करता है, मोटर रिसीव करता है ना, वो सब एग्जाम्पल लिया मैंने दिया। वो सब क्या होगा? एनर्जी पैसिव कंपोनेंट। इसको एनर्जी रिसीव मतलब एनर्जी ऑब्जर्व या एनर्जी कलेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। ये सब क्या करता है? एनर्जी को रिजर्व, एनर्जी को कलेक्ट करता है फ्रॉम जो सप्लायर देते हैं, मतलब सर्किट से लोग एनर्जी को कलेक्ट करता है एंड उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे ये ऑब्जर्व करता है आर की कौन सा फॉर्म में ऑब्जर्व करता है? आर स्क्वायर आर मतलब पावर के फॉर्म में ये ऑब्जर्व करता है, हीट बना के ये एनर्जी को हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है, ये स्टोर करके रखता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर कर रखता है, हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, ऐसा ही एनर्जी के साथ जो फॉर्मूला होता है। ये भी एनर्जी के बाद हाफ सी भी स्क्वायर, आई थिंक हाफ सी भी स्क्वायर, है ना, इसका भी एनर्जी है। ये एनर्जी के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है इंडक्टर, ठीक है। तो आर एल सी मोटर ये सब क्या करता है? ये लोग एनर्जी लेता है, इसलिए इसका क्या नाम हुआ? इसका ये क्या कौन सा कैटेगरी में आ गया? पैसिव कंपोनेंट के कैटेगरी में आ गया, या फिर पैसिव एलिमेंट या फिर पैसिव सोर्स में पैसिव एलिमेंट्स के कैटेगरी में आ गया, है ना। तो एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक्टिव एलिमेंट्स वो सा एलिमेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट का वैसा एलिमेंट है जो एनर्जी डोनेट करता है टू द सर्किट को। पैसिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट है जो एनर्जी रिसीव करता है फ्रॉम द सर्किट, उसको पैसिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक्टिव हुआ एंड पैसिव हुआ। चलिए बेसिक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें से 3 लॉ में यहाँ पे लिखा हूँ, क्या क्या? एक ओम्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ डायरेक्टली बोलते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस ए कंडक्टर। अगर कोई एक कंडक्टर है ना, ए एंड बी, इतना छोटा सा एक कंडक्टर है ए एंड बी, ठीक है, इनमें करंट जा रहा आई, इन दोनों का वोल्टेज ए बी, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज वी है, ठीक है, वी है। देन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, ऐसा होता है। उसके बाद अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटा के उसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आर दे देते हो तो वी इज इक्वल टू आई आर, इसी को बोलता है ओम्स लॉ, इसी को बोलता है क्या? ओम्स लॉ। इसमें आर क्या है? आर रेजिस्टेंस, आर को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस आर एक फिजिकल क्वांटिटी जो रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है? ये जो कंडक्टर है ए एंड बी, उसके बीच का ये रेजिस्टेंस है, इसको रेजिस्टेंस है जो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर, इसी को ओम्स लॉ बोला जाता है। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस ए कंडक्टर, है ना। अगर कोई कंडक्टर करंट आई फ्लो हो रहा है, उसको अक्रॉस दो एंड के अक्रॉस उसका वोल्टेज भी है, देन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। और अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका लिमिटेशन, ओम्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशन, इसका भी लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या होता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी कंडक्टर का नेचर होता है, अगर वो टेम्परेचर वेरी करेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा। अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस वेरी करेगी तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आई नहीं होगा, क्या कहते तभी वेरी हो जाएगा, है ना। इसलिए रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहना, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रहने के लिए उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना, तभी वो ओम्स लॉ फ्लो होगा, ओम्स लॉ लागू होगा, है ना, तब उसमें ओम्स लॉ लागू होता है। या फिर अदर और एक होता, और एक क्या कंडीशन होता है? और एक कंडीशन लीनियर होना चाहिए, ये जो मटेरियल है वो लीनियर इन नेचर होना चाहिए, लीनियर इन नेचर होना चाहिए। लीनियर नेचर का क्या मतलब ये होता है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया होता है, नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। नॉन लीनियर मतलब मान लीजिए ये कंडक्टर है, बीच में एक
क्या है बीच में, क्या है हमारा, क्या या बीच में एक ये लगा दिया गया आपको, डायोड लगा देगा। डायोड, जो डायोड सर्किट होता है वो नॉन लीनियर इन नेचर होता है। अगर कोई कंडक्टर के अक्रॉस कोई डायोड लगा हुआ, कोई सर्किट में अगर डायोड लगा हुआ तो सर्किट क्या हो, नॉन लीनियर सर्किट हो जाता है। उसमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ओम्स लॉ नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें ओम्स लॉ नहीं लगेगी। अगर वो लीनियर होती है तो ओम्स लॉ लगेगी, है ना। ये जो उसका लिमिटेशन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें लीनियरिटी होना चाहिए, लीनियरिटी होना चाहिए, ठीक है, उस सर्किट में उस नेटवर्क में लीनियरिटी होता है तो ओम्स लॉ फॉलो होता है, ठीक है। चलिए करंट किरचॉफ्स लॉ आता है ना, केसीएल जिसको बोलते हैं। केसीएल का डायरेक्ट फंड ऐसा है, मतलब द वेक्टर सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ आउटपुट करंट एट अ जंक्शन। ये एक जंक्शन है, कोई एक जंक्शन, इसमें जितना भी इनपुट करंट है ना, इक्वल टू द आउटपुट करंट होता है। मतलब समेशन ऑफ इनपुट करंट, है ना, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटपुट करंट, ठीक है। समेशन ऑफ आउटपुट वेक्टर सम होता है, एसी में वेक्टर सम होता है और डीसी में सिंपल सम होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या होता है कि द वेक्टर सम ऑफ इनपुट करंट इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ आउटपुट करंट एट अ जंक्शन, कोई भी एक जंक्शन पे, ठीक। जितना करंट एंट्री हो रहा है उतना करंट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसी को केसीएल बोला जाता है। चलिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है क्या? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि द वेक्टर सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप सर्किट इज जीरो। मतलब मान लीजिए वो ऑल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप सर्किट इज जीरो। यहाँ पे अगर भी है, ठीक है, ये एक भी आ रहा है, यहाँ पे एल है ना, बी एल है, यहाँ पे सी है ना, तो भी सी है। तो ये जो जितना भी वोल्टेज एक क्लोज लूप हो गया, ये क्लोज लूप हो गया है ना, तो इसका वेक्टर सम मतलब भी प्लस भी आर प्लस भी एल प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये एसी सर्किट है तो वेक्टर सम होगा, अगर डीसी सर्किट होगा तो सिंपल सा सम होगा, ठीक है। डीसी सर्किट होगा सिंपल सा सम होगा, तो इसका इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो होगा, ये हमेशा जीरो होगा। ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है, ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साम दिए, अगर इस सर्किट को हम लोग करंट इस तरह से फॉलो होगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये सब माइनस होके आ जाएगा, ये सब माइनस होके इधर आ जाएगा, तब ये इक्वल टू ये सब ये इक्वल टू सबका साम हो जाएगा। इसमें डायरेक्टली प्लस करके दिखाएगा कि वेक्टर सम में यहाँ पे दिखाया। अगर इसको मैं तोड़ूँ तो उसको अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो यहाँ पर माइनस 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 सब जगह दे सकता हूँ, ठीक है। देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स बोल के कॉन्सेप्ट आता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है ना कि देखिए कोई भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स रहता है, इसको वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस में। उसके बाद से सर्किट कनेक्टेड रहता है, इस तरह से मान आर है, इस तरह से सी है, इस तरह से एल है, इस तरह से सी है ना, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है ना, आई इंटरनल रहता है ना, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स तो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स मेंटेन ए कांस्टेंट वोल्टेज एट दिस टर्मिनल। मतलब ये जो इसका जो टर्मिनल ए एंड बी में ये हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है, चाहे इसमें वोल्टेज इसमें करंट कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ इस टर्मिनल हमेशा एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करता है, इसको वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में आई इंटरनल जो होता है, आई इंटरनल इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। उसी तरह से आइडियल करंट सोर्स को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसमें भी एक रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन वो शंट रेजिस्टेंस रहता है, आर एस एच शंट रेजिस्टेंस रहता है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। ये उसका टर्मिनल हुआ, ये उसका टर्मिनल हुआ, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए आर एल, यहाँ पे सी कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरह से सर्किट कनेक्टेड है। तो वो बोलने का मतलब ये यहाँ तक जो करंट है, इस करंट जो है इस सर्किट में है ना, तो करंट कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क में कुछ भी कनेक्ट रहे, उसमें वोल्टेज कुछ भी रहेगा, उसमें करंट कुछ भी फुलेगा, उससे मतलब नहीं। लेकिन इस दो पॉइंट में जो करंट, इस दो ब्रांच में जो करंट रहेगा वो समान इक्वल करंट रहेगा, ठीक है। इसमें एक रेजिस्टेंस रहता है आर, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस बोलता है, जिसका वैल्यू क्या होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स के इसको वो इन्फिनिटी होता है, आइडियल करंट सोर्स में वो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, अगर इन्फिनिटी होगा तो करंट इधर नहीं फ्लो होगा, करंट डायरेक्टली इधर फ्लो हो जाएगा। मतलब करंट क्या है, डिवाइड होकर इधर आना चाहिए, बट ये इन्फिनिटी होने के कारण हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, इसलिए करंट इधर नहीं जाएगी, करंट इधर डायरेक्टली चल जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो वोल्टेज सोर्स है ना, यहाँ जो वोल्टेज सोर्स दिया है
इसमें रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे मतलब कुछ ड्रॉप होना चाहिए था, है ना, लेकिन ये रेजिस्टेंस आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसलिए रेजिस्टेंस उसका जीरो है, जिससे यहाँ वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ड्रॉप जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ का जो भी वोल्टेज है इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका वोल्टेज, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, चलिए एक आता हमारा टेम्परेचर रेजिस्टेंट कोफिशिएंट। टेम्परेचर रेजिस्टेंट कोफिशिएंट ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? टी का होता है, करंट का होता है ना? मतलब प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का होता है ना, डायरेक्टली होता है, कभी कभी इन्वर्सली भी होता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल में, मतलब नेचर ऑफ द कंडक्टर का क्या नेचर है, मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंडेंट है किससे? टेम्परेचर का डिपेंडेंट होता है, उसी को वोल्टेज रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बोलता है। वोल्टेज रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बोलता है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस इज मेजर्ड हाउ रेजिस्टेंस चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज होता उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, उसको टेम्परेचर रेजिस्टेंस कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या बोलने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस वेरी करता है टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर जिस तरह से वेरी करता है उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस भी हमारा वेरी करते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है इस तरह से फॉर्मूला होता है। ये मान लीजिए इसका आइडियल टेम्परेचर, आइडियल रेजिस्टेंस ये है, आइडियल रेजिस्टेंस। ठीक है, आइडियल रेजिस्टेंस ये है, अगर वो इस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है। यहाँ एक कोफिशिएंट होता है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलता है, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। अगर टी में कुछ वेरिएशन आती है तो आर में भी वेरिएशन आएगा, ये चीज़ कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आर में भी वेरिएशन आता है। देखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में दो टाइप का आता है, एक पॉजिटिव कोफिशिएंट आता है, एक नेगेटिव कोफिशिएंट आता है ना। एक पॉजिटिव कोफिशिएंट आता है, एक नेगेटिव कोफिशिएंट। पॉजिटिव कोफिशिएंट किस में देखा जाता है? मेटल में देखा जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती है मेटल में, तो रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज करेगी इन मेटल, इन द कंडीशन ऑफ मेटल। अगर मेटल में मेरा टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो नहीं, सॉरी, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करती है, पॉजिटिव है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती है तो मेरा रेजिस्टर भी इंक्रीज करती है, तो मेरा रेजिस्टर भी इंक्रीज करती है, तो मेरा रेजिस्टर भी इंक्रीज करती है। अगर इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज करती है, रेजिस्टेंस मेरा डिक्रीज करते हैं। नेगेटिव टेम्परेचर में क्या होता है? नेगेटिव कोफिशिएंट में क्या होता है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। ठीक है, ये क्या इस सेमीकंडक्टर में पाया जाता है, ये मेटल में, प्योर मेटल में पाया जाता है। टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में पाया जाता है? प्योर मेटल में। प्योर मेटल में मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग ओवरहेड तार देखे हैं ना, जो ओवरहेड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक लाइन होता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है ना, उसमें कभी कभार देखते हैं हम लोग हीट जनरेट होता है, कभी स्पार्क करता है, हीट जनरेट होता है ना। तो जैसे हीट जनरेट होता है मतलब उसमें वो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करता है ना, तो उसमें देखिए काला कार्बन जम जाता है, बोलते हैं ना कार्बन जम जाता है। कार्बन जम जाने का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उसमें फिर करंट फ्लो कम होना लगता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसमें, हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, और अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, सेमीकंडक्टर मोबाइल डिवाइस में मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल में जो सर्किट होती है, छोटे छोटे सर्किट हम लोग देखे हैं। गर्मी के दिन में हमेशा कभी कभी पॉकेट से मोबाइल जो होता है वो हीट हो जाता है, हीट क्यों होता है? इसलिए हीट होता है क्या, जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है तो उसके सेमीकंडक्टर डिवाइस है तो उसमें जो आयंस होता है ना वो फ्लो मूवमेंट करने लगती है, तो करंट ज़्यादा फ्लो होती है ना, करंट ज़्यादा फ्लो होती है। एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ती है तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट फ्लो ज़्यादा हो जाती है। अगर करंट फ्लो ज़्यादा हो जाएगी तो हीट हो जाना, वो मोबाइल हीट होने लगता है। ठीक है, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में पाया जाता है ना? सेमीकंडक्टर डिवाइस में पाया जाता है, सेमीकंडक्टर में पाया जाता है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में पाया जाता है ना? मेटल में, प्योर मेटल में पाया जाता है। बोला जाता है कि अगर कॉपर में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, कॉपर वायर है, अगर उसमें टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर वही सेमीकंडक्टर डिवाइस में मान लो डायोड में अगर हम लोग ई बढ़ाते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें रेजिस्टेंस घटेगा। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस घटेगा, लेकिन प्योर मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये आपको याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, एनर्जी एंड पावर दो नेक्स्ट टॉपिक है। एनर्जी एंड पावर आपस में वो लोग आपस में एक रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी ये आपस में एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू E अप T।
ठीक है। ये आपस में एक रिलेशन इसका होता है। एनर्जी होता है कि एनर्जी इज द वर्क, एनर्जी इज द वर्क और एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स टू मेंटेन द करंट फ्लो इनटू द सर्किट। ये जो एक सर्किट होता है ना, ये जो सर्किट होता है, सर्किट में जो करंट फ्लो करती है, करंट सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो मैंने मेंटेन कौन करती है, वो एनर्जी मेंटेन करता है। वो बताता है, एनर्जी बताता है कि कितना करंट फ्लो करनी है आपको, कितना करंट कम करने को, मतलब करंट को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है ना, एनर्जी। एनर्जी इज द वर्क, एनर्जी एक वर्क है और एनर्जी सप्लाई बाय द सोर्स टू मेंटेन द करंट फ्लो इनटू द सर्किट ना। एनर्जी एक वर्क है जो क्या करता है, वो करंट फ्लो को मेंटेन करता है इनटू द सर्किट, करंट को कंट्रोल करता है, मतलब करंट को बढ़ा भी सकता है, करंट को कम भी कर सकता है। ठीक है, ये एनर्जी हुआ। पावर क्या हुआ, पावर इज द रेट ऑफ चेंज, है ना। पावर हायर पावर इज द रेट एट व्हिच द सर्किट कंपोनेंट कंज्यूम और डिसिपेटेड द एनर्जी, है ना, ऑफ द सर्किट। देखिए सर्किट में जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पर जैसे आर है, ठीक है, मान लीजिए आर है, तो यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर है, हीट जनरेट होगी। ये किस ये हीट जो जनरेट हो, पावर हो गया, ये हीट जनरेट हो, ये मतलब ये जो हीट हुआ ये एक तरह से एनर्जी हुआ, ये एक तरह से एनर्जी हुआ, है ना, एक तरह से एनर्जी हो। किस रेट से बढ़ रही है, घट रही है, उसको पावर कहा जाता है। किस रेट से कंज्यूम्ड हो रही है, किस रेट से पावर एनर्जी बढ़ रही है या फिर एनर्जी कम हो रही है, उसको रेट जो होता है उस रेट को पावर कहा जाता है। ठीक है, पावर इज द रेट एट व्हिच सर्किट कंपोनेंट कंज्यूम डिसिपेटेड द एनर्जी ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये हमारा हो पावर एंड एनर्जी का डिफरेंस। चलिए अब थ्योरम्स आता है जो इम्पोर्टेंस है। 4 थ्योरम आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम जो पूछ सकता है, व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम इट्स स्टेट्स दैट इन ए लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क, लीनियर बायलेटरल नेटवर्क। लीनियर मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस ना हो, मतलब डायोड वगैरह ना हो, वो लीनियर होता है। लीनियर मतलब लीनियर हुआ है। ठीक है, बायलेटरल क्या होता है, मतलब इधर से भी करंट जा सकती है, इधर से भी करंट आ सकती है। ठीक है, एक नेटवर्क को मान लिया, इधर से भी करंट जाएगा, इधर से भी बायलेटरल। लीनियर बायलेटरल नेटवर्क, द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एन एलिमेंट और करंट थ्रू एन एलिमेंट is the algebraic sum of the voltage drop across it or algebraic sum of the current through it on each independent source act alone, on each independent source act alone। बोलने का मतलब ये जो हमारा ये जो देखिए ये आर एक रेजिस्टेंस मेरा, ठीक है, ये लोड है मेरा, इधर से एक वोल्टेज करंट सोर्स जा रही है, इधर से एक वोल्टेज सोर्स जा रही है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो आर आई आर है, आई आर जो मेरा है, आई आर क्या होगा मेरा, इधर से जो करंट आई आई प्लस आई भी, आई बी यू कब होगा, आई भी मेरे को कब मिलेगा, जब मेरा ई वाला डिस्कनेक्टेड रहेगा, है ना। एट ए टाइम, एट ए वन टाइम बोल रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप across it or algebraic sum of the current through it when each independent source act alone। जब दोनों इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स है, जब दोनों एक एक करके, जैसे पहले वोल्टेज सोर्स एक्टिंग किया है, ये डिसेबल रहा, उस टाइम पे कितना करंट इसमें फ्लो हुआ, है ना। फिर ई डिसेबल हुआ, ए एक्टिव हुआ, इस टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ, तो दोनों के एल्जेब्रिक सम जो होता है वही हुआ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम बोल रहा है कि दोनों वोल्टेज को, दोनों करंट, दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स को एक एक करके आप उसमें उस कंडक्टर के अक्रॉस पास कीजिए, उसमें जितना करंट फ्लो हो रही है, फिर उसमें तो जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, एक एक करके यूज करने के बाद उन दोनों का एल्जेब्रिक सम होगा, उसके अक्रॉस टोटल करंट, फाइनल करंट निकालने जाएगी तो दोनों के एल्जेब्रिक सम होगा। जो कौन कहता है वो सुपरपोजिशन थ्योरम का, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन इस तरह से होगा, है ना। आई ना, आई आर इज आई आई प्लस आई बी। ठीक है, आई आई है क्या, जब ये मेरा मतलब वोल्टेज सोर्स मेरा इनएक्टिव रहेगा, ओनली करंट सोर्स एक्टिव होगा, तो करंट सोर्स मेरा इनएक्टिव रहेगा, वोल्टेज सोर्स एक्टिव रहेगा, तो आई बी मिलेगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम ये होता है, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट फ्लो निकलना है टोटल करंट, तो अगर उसमें दो और मेनी इंडिविजुअल सोर्सेज लगा हुआ है, तो सबका एल्जेब्रिक सम होगा जब एट ए टाइम एक करके जब एक्टिव होगा सर्किट। ठीक है, उसी तरह थेवेनिन्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि इट इज ए थ्योरम दैट स्टेट दैट एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क में यहाँ पे समझाया, and containing several voltage source or current source can be simplified into an equivalent network that contain a single voltage source VTH and a resistance RTH, series resistance RTH। ठीक है, बोल रहा है कि अगर बहुत बड़ा एक सर्किट हो,
है ना, बहुत बड़ा एक सर्किट हो जिसमें बहुत सारा वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स तो सबको सबको मिनिमाइज करके है ना, मिनिमाइज करके सबको मिनिमाइज करके सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा सर्किट बनाया जाता है, छोटा सा एक सर्किट बनाया जाता है जिसमें एक सिंपल सा वोल्टेज सोर्स रहेगा, एक सीरीज में रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, उसके वो लोड के अक्रॉस कनेक्ट होता है ना, जो वोल्टेज सोर्स जो सिंपल से एक वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज रहेगा है ना, वोल्टेज सोर्स VTH रहेगा, एक सिंपल से रेजिस्टेंस रहेगा, इन सीरीज कनेक्टेड, उसके अक्रॉस लोड कनेक्टेड हो जाएगा। वो कौन बोल रहा है कि थेवेनिन्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर वो बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग छोटा नेटवर्क बना सकता हूँ जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा सीरीज में कनेक्टेड, उसके अक्रॉस हम लोड कनेक्टेड कर देंगे, ठीक है। ये कौन कहता है? थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स क्या कह रहे हैं, जस्ट इसका डुअलिटी बोल सकते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम बोल रहा है उसी तरह से अगर एक नेटवर्क है बड़ा, बहुत बड़ा है ना, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग एक सिंपल सा एक करंट सोर्स का एक नेटवर्क बनाना चाहिए जिसमें करंट सोर्स कनेक्टेड होगा, उसका पैरेलली एक रेजिस्टेंस होगा जिसको RN कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको RN कहेंगे, ठीक है। तो उसके अक्रॉस एक लोड कनेक्टेड, जो लोड है जो भी लोड है सर्किट का, उस लोड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कनेक्ट कर तो ये नेटवर्क थ्योरम बोलता है, नॉर्टन्स थ्योरम बोलता है, ठीक है। देखो वोल्टेज थेवेनिन्स थ्योरम और वोल्टेज बोथ आर क्या है? ड्यूलिटी। अगर ड्यूलिटी पढ़े हो तो आपको पता होगा ड्यूलिटी मतलब अगर हम वोल्टेज सोर्स से मेरा है तो उसको मैं करंट सोर्स में कन्वर्ट करूँगा तो इस तरह से, अगर करंट सोर्स जैसे इसको अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आएगा, RTH = RN हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो ये नॉर्टन्स थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया। मैक्सिमम पावर थ्योरम से कहता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या बोलता है कि एक ऐसा कंडीशन आता है इट इज ए थ्योरम व्हिच स्टेट दैट इन ए DC सर्किट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम द लोड टर्मिनल। अगर कोई एक नेटवर्क बड़ा सा नेटवर्क है, बड़ा सा नेटवर्क है ना, उसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट कब, मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा, वो लोड रेजिस्टेंस पे, वो उस कंडीशन में फ्लो होगा जब लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लुकिंग फ्रॉम द लोड टर्मिनल। अगर लोड टर्मिनल से मैं देखूंगा, अगर ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकलेगा वो इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस होगा। उस केस में मेरा उस ब्रांच में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड भी होगा, वही मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलता है। इट इज एक कंडीशन होता है ना, ये कंडीशन है। इट इज ए थ्योरम व्हिच स्टेट दैट इन ए DC सर्किट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लुकिंग फ्रॉम द लोड टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया हमारा मैक्सिमम पावर थ्योरम। Tmax = VTH² = 4RT, ये इसका फॉर्मूला होता है, चलिए अब यूनिट 2 का बात करता हूँ। यूनिट 2 में देखिए अल्टरनेटिव करंट है हमारा, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट होता है क्या? अल्टरनेटिव करंट इज इलेक्ट्रिक करंट दैट periodically रिवर्स डायरेक्शन एंड चेंज इज मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअस विद टाइम। ये जैसे अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट की ये डेफिनेशन हुआ, ठीक है। क्या करता है ये एक मतलब पीरियडिकली होता है ना, ये पीरियडिकली अपना डायरेक्शन चेंज करते जाता है, रिवर्स डायरेक्शन चेंज करते जाता है, इसको अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट है ये बोलता है अरिथमेटिक एवरेज ऑफ वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी ओवर वन साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। मतलब इसका अगर एवरेज वैल्यू निकले एक साइकिल का जो एरिया आएगा उसी को हम लोग एवरेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इस तरह से RMS वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव और RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज द स्टेडी स्टेट करंट DC करंट व्हिच flowing through a given resistance for a given time produce the same amount of heat produced by the alternating current through it the same resistance for the same time। बोल रहा है कि ये अगर एक मेरा DC करंट है, ये अगर मेरा एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है ना, सेम कंडक्टर, इसमें अगर DC करंट में दिया, कोई एक DC करंट दिया, उसमें जितना हीट प्रोड्यूस किया, जितना टाइम के लिए उतना ही टाइम में मैं AC करंट फ्लो करूँगा, उतना ही टाइम में मैं AC करंट फ्लो करूँगा, अगर उतना ही हीट प्रोड्यूस होना चाहिए,
ठीक है, उतना ही हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए और उतना टाइम में उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को जितना एसी करंट का जरूरत है, उसी करंट को हम लोग आरएमएस करंट ऑफ द एसी करंट कहेंगे, आरएमएस करंट ऑफ द अल्टरनेटिव करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। ठीक है, उसी वैल्यू को हम लोग आरएमएस करंट ऑफ द अल्टरनेटिव, आरएमएस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। ठीक है, मतलब डीसी करंट, सबसे पहले मैं कॉन्टैक्टर लिया, उसका डीसी करंट उसमें फ्लो किया। ठीक है, डीसी करंट फ्लो करने में जितना हीट प्रोड्यूस किया, कुछ टी टाइम पे जितना भी हीट, मान लीजिए 1 आवर में मेरा इतनी हीट प्रोड्यूस हुआ, तो 1 आवर तक उतना हीट प्रोड्यूस करने, इतना 1 आवर तक उतना हीट प्रोड्यूस करने, उतना टाइम पे उतना हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना हीट करंट, जितना एसी करंट की मेरे को जरूरत पड़ती है, हो सकता है एसी करंट ज़्यादा भी कम भी जरूरत पड़ेगा डीसी के कंपेरिजन में, अगर ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जितना एसी करंट जरूरत पड़ती है उसी को हम लोग आरएमएस वैल्यू कहेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्म फैक्टर होता है क्या ना, फॉर्म फैक्टर होता है आई एवरेज डिवाइड बाई आई आरएमएस। पीक फैक्टर होता है आई मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई का एंड डिवाइड बाई आरएमएस वैल्यू ऑफ आई, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिवाइड बाई आई आरएमएस, वो होता है पीक फैक्टर। ठीक है, रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस इज ए कंडीशन इन ए आरएलसी सर्किट which the capacity of inductive resistance are equal in magnitude, thereby resulting in a purely resistive impedance। ठीक, देखिए रेजोनेंस जो होता है वो किसमें होता है, वो आरएलसी सीरियल सर्किट, आरएलसी सर्किट में ही होता है, ओनली आरएलसी, जब एक साथ आरएलसी सर्किट होगा, आरएलसी जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर हो, उसी सर्किट में रेजिस्टेंस रेजोनेंस होना चाहिए, चाहे वो पैरेलली कनेक्टेड हो या फिर सीरीज में कनेक्टेड हो। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या होता है कि देखिए जेड क्या होता है ना, जेड इम्पेडेंस, जेड इजिकल होता है आर स्क्वायर प्लस, है ना, आर सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है, वो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है। बोलता है कि जो आई एक्स एल और एक्स सी इजिकल टू 0 हो जाता है, या फिर एक्स एल इजिकल टू एक्स सी हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या रेजोनेंस कंडीशन कहेंगे। एक्स सी क्या है, एक्स क्या है ना, रिएक्टेंस है, एक्स को इक्वल रिएक्टेंस बोलता है, क्या रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्शन नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, जब दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, इन सीरीज के केस में, इन सीरीज के मतलब पैरेलल के केस में भी सेम, पैरेलल के समय इंडक्टेंस नहीं आएगा, उसमें इम्पीडेंस आएगा, एडमिटेंस आएगा, वाई आएगा, वाई सी एंड वाई एल इक्वल हो जाता है पैरेलल केस में, उस कंडीशन का हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस में होता क्या है, रेजोनेंस में होता क्या है ना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इजिकल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, और उस केस में क्या होता है, करंट जो होता है सीरीज के केस में करंट मैक्सिमम होती है। ठीक है, में जेड इम्पीडेंस जो होता है उस सर्किट को मिनिमम हो जाता है, जो करंट एंड वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होती है ना, करंट एंड वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होती है, करंट एंड वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस होती है वो एक ही लाइन पे लाई करता है, उसका जो फेजर एंगल होता है करंट एंड वोल्टेज को 0 होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होती है। ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी। देखिए टाइम मैं कम टाइम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्पीड में बता रहा हूँ, आप टॉपिक वाइज देखते रहिएगा थोड़ा सा। अब चलिए मैं यूनिट थ्री का देखता हूँ, यूनिट थ्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं देखता हूँ, है ना। यूनिट थ्री में देखिए क्या क्या है, यूनिट थ्री में हमारा आएगा मेसन्स आएगा। ठीक है, उसमें पहला जो टॉपिक लिया हमें प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर, है ना, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। देखिए डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर दोनों का लगभग एक ही चीज़ है। ठीक है, जब हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम, जब हम लोग पावर सप्लाई देते हैं उसके बाद वो रोटेट करती है, उसके बाद वो रोटेट करते हैं, तो उसको हम लोग डीसी मोटर कहते हैं, है ना। जब हम लोग रोटेट करेंगे और इधर से पावर सप्लाई लेंगे, जब पावर जनरेट करेंगे, ठीक है, उस केस में हम लोग उसको जनरेटर कह सकते हैं। ठीक है, ये उसका बेसिक डायग्राम हो डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर का, इसको डायनामो भी कहा जाता है। ठीक है, होता क्या है, ये डीसी मोटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, है ना, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। डीसी मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और डीसी जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, when a conductor carrying conductor is placed in a magnetic field, जब एक current carrying conductor placed in magnetic field, the conductor experiences a force, result the torque is generated on the surface of the conductor and the conductor start to move। result क्या होता है, देखिए ये प्लेस्ड है, यहाँ पे एक कंडक्टर है, इसमें करंट सप्लाई दे रही है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड में,
तो इसमें एक टॉर्क जनरेटर को, जो टॉर्क क्या करेगा, इसको रोटेट करने में मजबूर कर देगा, और जो रोटेट करने में मजबूर कर देगा, उसको सर्फेस में एक टॉर्क जनरेटर को जो रोटेट करने में मजबूर कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे मोटर रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है। ये हुआ बेसिक ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर। डीसी जनरेटर की क्या हुआ, this is just its opposite. When a conductor is in a moving conductor, when a conductor moves in a magnetic field or is placed in a charging magnetic field, an EMF is induced in the conductor. बोल रहा कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में जब एक रोटेटिंग कंडक्टर को रखा जाता है, तो उस कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है, ईएमएफ एक प्रोड्यूस्ड होता है ना, जिससे जो इफ़ द कंडक्टर हैज क्लोज पाथ, अगर उस कंडक्टर को अगर क्लोज पाथ से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, देन एन इंड्यूस्ड करंट विल बी फ्लो इट, तब एक करंट उसमें फ्लो होगा। ये जनरेटर का काम हो क्या, वो रोटर को हम लोग रोटर को हम लोग रोटेट किए, और रोटर किसमें मतलब कंडक्टर किसमें प्लेस्ड है, आर्मेचर बोलते हैं इसका। आर्मेचर कहाँ प्लेस्ड है ना, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस्ड है। जब वो रोटेट होने लगा, आर्मेचर में कंडक्टर है, जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अगर उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, अगर वो जो कंडक्टर करंट का क्लोज लूप में हम लोग उसको कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें एक करंट फ्लो होगा, जिससे हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। जो कौन करते हैं, वो जनरेटर उसको इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर हुआ, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकते, व्हाट इज द प्रिंसिपल डीसी मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, हाउ टू वर्क मोटर डीसी मोटर, हाउ टू वर्क डीसी जनरेटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर, देखिए मोटर में क्या क्या डीसी मशीन्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन, डीसी मशीन्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन, ठीक है। एक सेपरेटली एक्साइटेशन होता है, इस तरह से होता है, एक सेल्फ एक्साइटेशन होता है। सेल्फ एक्साइटेशन में सीरीज होता है, शंट होता है, उसके बाद एक कंपाउंड एक्साइटेशन होता है, जिसमें सीरीज एंड शंट एक साथ रहता है। एक शॉर्ट लॉन्ग शंट कंपाउंड होता है, एक शॉर्ट कंपाउंड होता है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन्स हो गया। देखिए ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, E इक्वल NP5Z अपन 60A होता है, NP5Z अपन 60A होता है, ठीक है। अब देखिए इसी बेसिस में हम लोग स्पीड कंट्रोल मेथड्स ऑफ डीसी मोटर का पढ़ेंगे, इसी बेसिस पे। देखिए इसमें क्या क्या है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एंड 5, बाकी P आपका कांस्टेंट रहेगा। P होता है नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द जनरेटर मोटर, Z होता है नंबर ऑफ कंडक्टर, है ना, ये होता है पाथ, ठीक है, कितना पाथ है वो भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होगा, N एंड 5। N क्या हुआ, स्पीड हुआ, है ना। 5 क्या हुआ, फ्लैक्स जनरेट हुआ, 5 फ्लैक्स होता है, फील्ड जनरेट होता है ना। उसी बेसिस पे स्पीड कंट्रोल ऑफ द मोटर, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए फ्लैक्स, और ये हुआ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग वोल्टेज भी बोल सकते हैं, वोल्टेज, ठीक है। ये आर्मेचर का वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज थोड़ा सा इससे कम या बेसी हो सकता है, मोटर में कम होगा, मोटर में ज़्यादा होगा, वोल्टेज आपके जनरेटर के लिए कम होगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज इसको बोल सकते हैं। तो डिपेंडेंट किसमें क्या रिलेशन हुआ, वोल्टेज, स्पीड एंड फ्लक्स, तीनों आपस में अपना एक रिलेशन बना था। उस बेसिस पे तीन टाइप का हम लोग मेथड्स यूज करेंगे जो स्पीड कंट्रोल कर सकता है। एक क्या देखिए, अगर इसको मैं कांस्टेंट रखूँगा, अगर 5 को कांस्टेंट रखूँगा, अगर वोल्टेज को वेरी करूँगा, तो मेरा स्पीड वेरी होगा। तो आर्मेचर वोल्टेज को अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो मेरा स्पीड कंट्रोल होगा, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, एक देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा शंट मोटर होता है, ठीक है। शंट मोटर इस तरह से होता है, ये हमारा शंट मोटर हुआ, ठीक है, शंट मोटर हुआ। एक हमारा क्या आता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है, ये शंट हो गया हमारा। एक यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, उसमें आर्मेचर करंट फ्लो होता है। एक्चुअली V इक्वल टू होता है E माइनस IA इस तरह से। इसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, ओवरऑल मेरा वोल्टेज कंट्रोल होगा, फिर से मेरा स्पीड कंट्रोल होगा। उसी तरह से फील्ड कंट्रोल, अगर मैं फ्लक्स जैसा है, अगर फ्लक्स को मैं कंट्रोल करूँगा, फील्ड का कंट्रोल होगा, फ्लक्स को बढ़ाऊँगा घटाऊँगा, तो मेरा स्पीड जो है स्पीड कंट्रोल आएगा। इस तरह से स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर में 3 तरह से कंट्रोल आता है, मेथड आता है। एक आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल, ठीक है।
चलिए आगे चलता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। अब चलिए इंडक्शन मोटर में चला है। इंडक्शन मोटर का ई कंस्ट्रक्शन रहता है, डीसी मोटर में अलग से कंस्ट्रक्शन रहा है, और डीसी इंडक्शन मोटर में इस तरह से इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, इसमें स्टेटर जो होता है ना, इसमें दो पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है, एक स्टेटर पार्ट होता है, एक स्टेटर पार्ट होता है। ठीक है, रोटर स्टेशनरी रहती है, देखिए दो तरह का, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। ठीक है, जो इसका जो आर्मेचर होता है वो स्टेटर में होता है, आर्मेचर जो होता है इसका स्टेटर में होता है, इसका जो फील्ड होता है वो रोटर में होता है। यहाँ पे होगा कहीं लिखा हुआ। देखिए, स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द बैलेंस 3-phase सप्लाई, rotating magnetic field setup which rotates around the stator synchronous speed। देखिए, इसमें हम लोग करंट सप्लाई देते हैं, मोटर बोल रहा है, इसमें हम लोग करंट सप्लाई देते हैं, स्टेटर में हम लोग करंट सप्लाई देते हैं, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस को जो स्पीड कौन सा स्पीड में घूमने लगता है, NS स्पीड में, सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगता है, सिंक्रोनस स्पीड में घूमने लगता है। उसके अंदर एक रोटर रहता है, रोटर है ना, रोटर स्टेशनरी पहले रहते हैं, उसके अक्रॉस देखिए छोटा छोटा जो सिंबल दिख रहा है, ये सब कॉन्डक्टर होता है, ये सब लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। हाँ, कॉन्डक्टर होता है। तो वो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, जो स्टेटर में प्रोड्यूस हुआ, वो कट करता है रोटर का जो वही है कंडक्टर, उसमें कट करता है। रोटर के आपस में शॉर्ट सर्किट कनेक्टेड रहता है, जिसमें करंट फ्लो होता है, उसमें करंट जैसे फ्लो होता है तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण रोटर रोटेट करना स्टार्ट होता है। कौन सा स्पीड में रोटेट करता है NR स्पीड में। NR मतलब रोटर स्पीड में स्टार्ट करता है। जो क्या होता है, थोड़ा सा वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, मतलब NS स्पीड से थोड़ा सा कम होता है। उसका क्या मोटिव है, तो कैचिंग करने का उसका मोटिव होता है कि मैं किस तरह से NS स्पीड पकड़ लूँ, इस तरह से घूमने लगता है। NS आगे चलता है, NR उसके जस्ट नीचे चलता है। हाँ, दोनों आपस में एक दूसरे को, मतलब NS तो घूमते रहता है, लेकिन NR जो होता है वो ट्राई करता है कि मैं NS तक पहुँच जाऊँ। इस तरह से इंडक्शन रोटर जो होता है, इंडक्शन मोटर जो है तो रोटेट करने लगता है। ठीक, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक स्लीप का एक कॉन्सेप्ट आता है, एस एक स्लीप होता है, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। वो स्पीड रोटर NS सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड में इस तरह से रिलेशन में होता है ना, NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। ठीक है, चलिए अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, AC इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अल्टरनेटिव क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए उसका अल्टरनेटर नाम दिया गया है। कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड पे काम करता है। अल्टरनेटर जो होता है वो सिंक्रोनस स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड तो उसमें काम करता है। वो क्या करता है, वो जनरेटर का ही काम करता है, बट वो AC में काम करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को, उसको मैकेनिकल एनर्जी से उसको घुमाया जाता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो अल्टरनेटर का हुआ। ये अल्टरनेटर का डिफिनेशन। ठीक, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए 3-phase अल्टरनेटर। ठीक है, ऑफ ए 3-phase अल्टरनेटर। देखिए इसका डायग्राम में यहाँ पे रखा नहीं हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रोटर फील्ड विंडिंग ऑफ ए अल्टरनेटर एक्साइटेड फ्रॉम ए DC एक्साइटेटर डेवलपिंग द अल्टरनेटिव NS पोल्स ऑन द रोटर। इस तरह से होता है, उसका। इसका स्टेटर हुआ ऊपर वाला, ये उसका रोटर हुआ। ठीक है, क्या करता है, ये रोटर को रोटेट करता है, रोटर को रोटेट करता है। इसमें एक फील्ड रहता है, जो फील्ड रहता है ना, फील्ड में करंट देता है, DC सप्लाई बाहर से देता है, तो क्या होता है, इसमें एक S एक N पोल इसमें क्रिएट हो जाता है, मतलब एक मैग्नेट बन जाता है। जब इसको रोटेट करता है ना, जब ये रोटेट करता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है। जब एक मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते हैं तो इसमें कॉन्टैक्टर, स्टेटर में कॉन्टैक्टर लगाए, आर्मेचर होता है, इसमें आर्मेचर रहता है, स्टेटर में आर्मेचर रहता है, उसमें कॉन्टैक्टर, मतलब उसमें कॉन्डक्टर रहता है ना, तो उस कॉन्डक्टर को कट करता है। जैसे कॉन्डक्टर को कट करेगा तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। उसके बाद उस करंट जैसे करंट फ्लो होने लगता है तो उसमें एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है, जो EMF के चलते अगर उसको 3-phase अगर लोड से कनेक्ट कर देते हैं तो वो अपना ही करंट दे देता है। इस तरह से वो 3-phase अल्टरनेटर वर्क करते हैं। ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है ना, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है NS होता है सिंक्रोनस स्पीड, इसको सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं लोग।
सिंक्रोनस स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, फेज फ्रीक्वेंसी, तो उसमें रिलेशन होता है एन एस इजिकल टू 120f/p। ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगा, ये पोल्स हो गया, ये पोल्स हो गया, नंबर ऑफ पोल्स ऑन द स्टार्टर ऑन द रोटर, नंबर ऑफ पोल्स ऑन द रोटर, है ना। किसी भी सिंक्रोनस मशीन का ये सिंक्रोनस मशीन में देखिए, सिंक्रोनस मशीन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, पोल भी कांस्टेंट रहता है, इसलिए स्पीड भी उसका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये था हमारा यूनिट 3। यूनिट 4 का मैं फटाफट देख लेता हूँ, ठीक है। यूनिट 4 में देखिए हमारा ट्रांसफार्मर आएगा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर पूछेगा। ट्रांसफार्मर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल स्टैटिक, इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, हुज स्टैटिक इलेक्ट्रिक मशीन दैट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिक फॉर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो पावर को इस सर्किट से इस सर्किट में ट्रांसफर करते हैं, इसमें कुछ भी रोटेटिंग चीज़ नहीं होता, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑन एन अल्टरनेटिंग करंट, इसी करंट इज सप्लाई टू द प्राइमरी वाइंडिंग, इट क्रिएट्स एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर, दिस मैग्नेटिक फील्ड लिंक्स विद द सेकेंडरी वाइंडिंग एंड इंड्यूस्ड एन ईएमएफ, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। ये होता क्या है ना, इसमें प्राइमरी में जो होता है, प्राइमरी में हम लोग प्राइमरी में क्या किया जाता है कि करंट सप्लाई दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्राइमरी जो विंडिंग होता है, दो विंडिंग होता है, प्राइमरी एक सेकेंडरी। जो प्राइमरी में एक विंडिंग होता है, इसमें प्राइमरी में विंडिंग में क्या होता है कि एक इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है लिंक करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो उसका कुछ पार्ट लिंक करता है। लिंक किससे करता है ना? सेकेंडरी विंडिंग में, सेकेंडरी विंडिंग में लिंक करता है। जैसे सेकेंडरी विंडिंग में लिंक करता है कोई भी एक मैग्नेटिक फ्लक्स अगर किसी भी वाइंडिंग में या फिर किसी कॉन्डक्टर में लिंक करेंगे, तो उस कॉन्डक्टर में भी एक अपना इंड्यूस्ड एक ईएमएफ जनरेट होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, उस ईएमएफ जनरेट होगा। अगर उस कॉन्डक्टर को अगर शॉर्ट सर्किट या फिर किसी लोड से कनेक्टेड किया जाए, तो वो जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से वो क्या ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरा सर्किट में अपना पावर ट्रांसफर करती है, ठीक है, विथ कांस्टेंट पावर, मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, आई थिंक, है ना, विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट पावर एंड फ्रीक्वेंसी दोनों में कांस्टेंट होता है इस ट्रांसफार्मर, ठीक है। देखिए लॉसेस इन ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होता है? एक होता है आपका कॉपर लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन, एक हिस्ट्री लॉस होता है, एक डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। डाइलेक्ट्रिक लॉस इसमें बीच में होता है, जो प्लेट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री लॉस होता है, एक एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। ये लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। एक आइडियल ट्रांसफार्मर होता है क्या, जिसमें एक इमेजिनरी ट्रांसफार्मर जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉसेस नहीं होता, किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं होता, उसको आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक। एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर व्हिच इज एन पार्ट ऑफ द वाइंडिंग इज कॉमन एंड बोथ हाई साइड एंड लो साइड, है ना। मतलब इस तरह से ट्रांसफार्मर रहता है, एक ही वाइंडिंग रहता है, इस तरह रहता है ना। इसको हाई, इसको लो, ठीक है, हाई साइड इसका लो साइड बोलते हैं। एक वाइंडिंग के रहता है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, है ना। इसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। इस तरह से एक ट्रांसफार्मर का मतलब रीअरेंज किया जाता है, जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है, ठीक है। देखिए ये मेजरमेंट का पार्ट है, इज टॉर्क ऑफ इंडक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहते हैं 3 तरह का टॉर्क होता है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी, जैसे हम लोग मल्टीमीटर मेरे पास है ना, तो मल्टीमीटर में क्या होता है कि मैं उसमें करंट 2 पॉइंट में लगाया, किसी प्लग में 2 पॉइंट में लगाया, किसी भी सॉकेट में लगाया, मैं 2 पॉइंट लगाए, तो उसमें एक करंट अगर माप रहे हैं, तो उस करंट या वोल्टेज माप रहा है, तो वोल्टेज के अपना उसका जो एंगल होगा, मतलब उसका जो एक कांटा होता है ना, अगर वो हम लोग पहला पुराना वाला मल्टीमीटर देखें, तो वो कांटा क्या, वो जो पॉइंटर होता है वो पहले इनिशियल जीरो में रहता है, वो आके किसी एक पॉइंट में आ जाता है। अगर 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है वो, ठीक है। तो हम लोग क्या इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो हमको इंडिकेट करके एक मेजरमेंट दे रही है, वो एक मेजरमेंट दे रहा है कि इतना एम्पियर है, इतना एम्पियर, मतलब वो जो पॉइंटर है उस मीटर का, वो पॉइंटिंग हो रही है, वो मूविंग हो रही है ना। तो वो जो मूविंग हो रही है उसमें टॉर्क लग रहा है, 3 टाइप का उसमें टॉर्क लग रहा है। क्या क्या? एक डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है, एक एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, ठीक है, एक डैम्पिंग टॉर्क होता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है ना। ये डैम्पिंग टॉर्क होता है। ये डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है क्या है, मान लीजिए ये मेरा मीटर हुआ,
ठीक है। पॉइंटर मेरा इनिशियल रहा, यहाँ पर मेरा पॉइंटर पहला पॉइंटर मेरा यहाँ पे है, यहाँ में मेरा पहला है जीरो में, जनरली ये इनिशियल जीरो में रहता है ना, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है जिसमें करंट उसको करंट मापने गया तो फ्लैग शूट होगी यहाँ तक आ गया, है उठ के यहाँ तक आ गया। इसको उठाने के लिए जो टॉर्क का जरूरत पड़ा उसको हम लोग क्या डिफ्लेक्शन टॉर्क कहते हैं। उसको एक्टिंग इनिशियली टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन, मतलब इनिशियल कंडीशन को मूव करने के लिए जो टॉर्क लगा था उसको हम लोग डिफ्लेक्शन टॉर्क किया गया, ठीक है। अब देखिए जब इस पॉइंट में वो आ गया है ना, जब वो इस पॉइंट में आ गया, इस पॉइंट में जो आ गया वो उस पॉइंट में आने के बाद टी डी, इसको टी डी से डिफ्लेक्शन टॉर्क टी डी से डिनोट कर, जब इस पॉइंट में आ गया तो उसको तो रोकना पड़ेगा ना। उसको रोकने के लिए टी सी लगता है, उसको जस्ट ऑपोजिट, उसको कंट्रोलिंग टॉर्क कहता है, उसको ऑपोजिट में जो उसको रोकता है उस पॉइंट में, है ना, उसको रोकता है उसको उस पॉइंट में, तो उसको कंट्रोलिंग टॉर्क एक्टिंग ऑपोजिट टू द डिफ्लेक्शन टॉर्क टू कंट्रोल द पॉइंटर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में रोकने के लिए उसको उसका ऑपोजिट में उनको टॉर्क लगा, है ना। इसमें टी सी इधर से लगता है, टी डी इधर से लगता है, ठीक है। इस पॉइंट में रुका, उसको रोकने के लिए तो इधर से एक टॉर्क जाएगा ना, नहीं तो घूम के डायरेक्ट लास्ट तक आ जाएगा वो, तो उसको हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। और एक टॉर्क आता है डिफ्लेक्शन टॉर्क। देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्शन टॉर्क दोनों तो लग गया, लेकिन एक डैम्पिंग टॉर्क आता है। देखिए क्या होता है कि मेरा जो पॉइंटर यहाँ पे आया ना, पॉइंटर मेरा यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे वो मूव ऐसे 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 वाइब्रेट करने लगेगा, यहाँ रुकेगा नहीं, इधर से भी टॉर्क लगे इधर से भी टॉर्क लगे, लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, रुकने के लिए ऐसे ऐसे टाइम लगाएगा। उस टाइम को कम करने के लिए एक डैम्पिंग टॉर्क लगाया जाता है, डैम्पिंग टॉर्क लगाया जाता है, जो क्या करता है एक्टिंग स्टेटिस्टिक्स कंडीशन, स्टेटिस्टिक्स मतलब जब वो रुकने वाला, जब स्टैंड रुक जाएगा उस पॉइंट में, स्टेटिस्टिक्स कंडीशन टू मिनिमाइज द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कम करने के लिए जो टॉर्क को लगाया जाता है उसको डैम्पिंग टॉर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए इतना तक ही था मेरा ये लेक्चर। मैं क्या किया हूँ, टोटल जितना भी टॉपिक है मैं टोटल को कवर करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। आप वीडियो को मतलब यही करके थोड़ा सा वीडियो को रोक के थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो को रोक के थोड़ा थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और ये आपको कवर भी देगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पूरा कॉन्फर्म आपको सब कुछ चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी सही से नहीं पढ़ते हो तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं थ्योरी से ये सब चीज़ उठाया हूँ। मैं जो लेक्चर, अगर मेरा लेक्चर अगर आप पढ़े हो तो मैं लेक्चर में सब चीज़ डिटेल में बताया हूँ। अगर आपको नहीं पढ़े हो तो आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें डिटेल में बताया होगा। डिटेल में आप पढ़ लेते हो तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी अटकेगा नहीं, आपको न्यूमेरिकल्स भी बनेगा, आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है उसका भी बनेगा, एंड आपका कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आप बता सकते हो। आपको मतलब उसमें मतलब टोटल चीज़ आई थिंक कवर हो जाता है। मैं जहाँ तक नोट्स बनाया हूँ, अगर आपके पास है तो आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं लेक्चर कहीं भी करता हूँ। थैंक यू।